रात क्या होती है भोपाल शहर के लोगों से पूछो। लोग सोते हैं और सवेरा हो जाता है। पर एक रात ऐसी भी थी जब भोपाल शहर के लोगों को सांस लेने पर भी सोचना पड़ रहा था। आइए जानते हैं 38 साल पहले 1984 में 3 दिसंबर को हुए भोपाल गैस आपदा से जुड़े कुछ दर्दनाक फैक्ट्स के बारे में। बात आज से 38 साल पहले की है, उस रात जब सांसें भी कातिल बन गई थी। अजीब कश्मकश थी कि सांस ले या ना ले, मौत दोनों ही सूरत में तय थी। और सितम देखिए, ये कहर एक या दो नहीं बल्कि पूरे शहर पर टूटा था। वैसे उस रात को गुजरे 38 साल हो गए हैं। मैं उस मौत के कारखाने की बात एक बार फिर से आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूं, ताकि आप भोपाल के दर्द को जान सके। पिछले 38 सालों से इस शहर में अजीब सा गुस्सा पनप रहा है। गुस्सा जो तब से न सो सका है न रो सका है। वह खुशनसीब थे जो उस रात को मर गए, क्योंकि वह एक ही बार मरे। मगर जिन्होंने अपनी सांसों में उस कातिल गैस को बसा लिया है और बच गए, वह पिछले 38 सालों से मर मर कर जी रहे हैं। भोपाल की इस तीसरी नस्ल को गैस का असर झेलना पड़ रहा है। हाल यह है कि बच्चे अभी भी अपाहिज पैदा हो रहे हैं। उम्र उनके कद का साथ नहीं दे रहा। जुबान है पर बोल नहीं पा रहे, दिमाग है पर सोच नहीं पा रहे, आंखें हैं पर रोशनी गायब है, सांसें हैं पर बिना खांसे ले नहीं पाते। 30,000 मौत और 2 लाख से ज्यादा गैस से प्रभावित लोग, आंखों में जलन, दिल में तूफान और खांसता हुआ शहर। यही है आज के भोपाल का सच। 2 दिसंबर 1984 उस सर्द रात को घड़ी की सुइयां 3 दिसंबर की तरफ जाने के लिए अपने तय रफ्तार से घूम रही थी। अगले दिन इतवार की छुट्टी थी। लोग अपने घरों में रजाई के अंदर सोए थे, उस कयामत से बेखबर जो अगले ही पल उसके शहर पर टूटने वाली थी। भोपाल की रात इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज होने जा रही थी, क्योंकि भोपाल के लिए यह वास्तव में कयामत की रात थी। इस कयामत को शहर में घुसने का रास्ता दिखाया शहर के बाहर बने यूनियन कार्बाइड के कारखाने ने। यूनियन कार्बाइड कंपनी एक बहुत ही पुरानी कंपनी है। यह कंपनी बैटरी, कार्बन प्रोडक्ट्स, वेल्डिंग इक्विपमेंट, प्लास्टिक, इंडस्ट्रियल केमिकल, पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक और मरीन प्रोडक्ट्स बनाती थी। 1994 में इस कंपनी का नाम बदलकर यूनियन कार्बाइड से एवरेडी इंडस्ट्री रख दिया। ये एक ऐसी कंपनी है जिसे आज हम सभी जानते हैं। यूनियन कार्बाइड उस वक्त एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी थी। इंडिया में इसे यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से बुलाया जाता था। 1969 में भोपाल में यह प्लांट खोला गया था। दिसंबर 1984 की शुरुआत में प्लांट की अधिकांश MIC यानी मिथाइल आइसोनेट से संबंधित सुरक्षा प्रणालियां खराब हो गई थी और वाल्व और लाइंस भी खराब स्थिति में थी। इसके अलावा पाइपों को साफ करने के उद्देश्य से कई बैंड गैस स्क्रबर सेवा के साथ साथ स्टीम बॉयलर से बाहर हो गए थे। 2 दिसंबर 1984 की देर शाम के दौरान माना जाता है कि टैंक E610 को खोलने के प्रयासों के दौरान साइड पाइप के माध्यम से पानी टैंक में प्रवेश कर गया था। टैंक में अभी 42 टन MIC है जो अक्टूबर के अंत से वहां था। टैंक E610 में दबाव महसूस हुआ। हालांकि शुरू में 10:30 बजे रीडिंग में देखने पर 14 किलो पास्कल यानी 2 PSI ये मामूली था और फिर 11 बजे तक 70 किलो पास्कल 10 PSI तक पहुंच गया। 2 अलग अलग सीनियर रिफाइनरी एम्प्लॉय ने माना कि यह रीडिंग की खराबी थी। रात 11:30 बजे तक MIC क्षेत्र के एम्प्लॉय MIC गैस के मामूली जोखिम के प्रभावों को महसूस कर रहे थे और लीकेज की तलाश करने लगे और रात 11:45 पर एक लीकेज मिला और उस समय ड्यूटी पर MIC सुपरवाइजर को सूचना दी गई। घड़ी पर 12:15 हो रहे थे। तब चाय के ब्रेक के बाद समस्या का समाधान करने का निर्णय लिया गया और इस बीच कर्मचारियों को लीक की तलाश जारी रखने का निर्देश दिया गया। ब्रेक के दौरान MIC क्षेत्र के कर्मचारियों ने समस्या पर चर्चा की
तब तक ठीक 12 बजे कारखाने से एक गहरे काले रंग का गुब्बारा उठा और देखते ही देखते शहर की तरफ बढ़ने लगा। रात के अंधेरे में छुपा इतनी खामोशी के साथ कि किसी को उसके आने की आहट सुनाई नहीं दी, और फिर पूरे 1 घंटे के सफर को तय करके चुपके से शहर में दाखिल हो गया। रात 12:40 पर चाय का विश्राम समाप्त होने के 5 मिनट बाद टैंक E610 में प्रतिक्रिया खतरनाक गति से गंभीर स्थिति में पहुंच गई। टैंक में तापमान पैमाने से बाहर था, अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक था और टैंक के दबाव 280 किलो पास्कल 40 psi पर इंगित किया गया था। आपातकालीन राहत वाल्व के फटने से एक कर्मचारी ने टैंक E610 के ऊपर एक कंक्रीट स्लैब में दरार देखी और टैंक में दबाव 380 किलो पास्कल 55 psi तक बढ़ना जारी रहा। तब रात के 1 बजे थे। मौत का ये धुआं उस बस्ती में सबसे पहले दाखिल हुआ जो इस शहर में आने वाले मेहमानों की अगवानी किया करता था। हवा के सहारे जब ये लोगों की सांसों में उतरना शुरू हुआ तब लोगों को पहली बार इसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। गहरी नींद में सोए लोग अचानक उठकर बैठ गए। उन्हें आभास हुआ जैसे उनका दम घुट रहा है, गला सूखने लगा और आंखों में जलन होने लगी। लगता था जैसे उनकी आंखों में किसी ने मिर्ची छोंप दी हो। एक साथ जब पूरे शहर का दम घुटने लगा तब पूरा शहर बदहवास हो गया। इसी बदहवासी में लोग शहर से निकले और भागने लगे। हर कोई उस जहरीले धुएं से दूर निकल जाना चाहता था, मगर अफसोस की बात यह हुई कि हवा ने भी शहर के बजाय उस धुएं का साथ दिया और देखते ही देखते ये जहरीला धुआं भोपाल की फिजाओं में घुल गया। अब जब पूरी हवा ही जहरीली हो गई तो भला उससे कोई कैसे मुकाबला करता। तब तक भोपाल के तड़पते लोगों को ना तो इस जहरीली धुआं का नाम मालूम था और ना उसके बचाव का तरीका पता था। शहर के लोग खांस खांस के उल्टियां कर रहे थे। बदहवासी के कारण लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। UCL के कर्मचारी ने सुबह 12:50 पर प्लांट का अलार्म सिस्टम चालू कर दिया, क्योंकि प्लांट में उसके आसपास की गैस की डेंसिटी को सहन करना मुश्किल हो गया था। सिस्टम के एक्टिव होने के बाद 2 सायरन बजने लगे, एक जो UCL प्लांट के अंदर बजता था और दूसरा बाहर की ओर बजता, जो जनता और भोपाल शहर के लोगों को सतर्क कर देता था। 1982 में 2 सायरन सिस्टम को अलग कर दिया गया था ताकि पब्लिक सायरन को डीएक्टिवेट करते समय कारखाने की वार्निंग सायरन एक्टिव ही रहे। उस दिन भी यही हुआ था। पब्लिक सायरन 12:50 पर बजा था और कंपनी के प्रोसेस के अकॉर्डिंग वाल्व से हो रहे लीकेज पर जो सायरन बजा था उसे कारखाने के आसपास के जनता को परेशानी ना हो इसलिए उसे जल्दी से बंद कर दिया गया था। मगर सिर्फ पब्लिक सायरन डीएक्टिवेट हुआ। भोपाल के पुलिस इंस्पेक्टर को टेलीफोन द्वारा सूचित किया गया था कि छोला के पड़ोस के निवासी लगभग 1 बजे गैस के लीकेज के कारण वहां से भाग रहे थे। घरों के बाहर निकलते ही जैसे जिसको जो रास्ता दिखाई दिया उसी पर अंधाधुंध भागे जा रहे थे। मौत को चकमा देने के लिए जो जितना तेज भाग सकता था वह उतना तेज भागा, पर मौत ने उसका पीछा उतनी ही तेजी से किया। सांसों के रास्ते जहरीले गैस फेफड़ों में फैलते गए और लोग सड़कों पर गिरते गए। मौत के इस गुब्बारे ने हवाओं का दामन थामा और बहते हुए सांसों में उतरता चला गया। घर खाली हो रहे थे। चौराहे, नुक्कड़, गली में बेहोश और मरे हुए लोगों से भरे जा रहे थे। कोई गिरते हुए भाग रहा था तो कोई भागते हुए गिर रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शहर की हवा इतनी बेरहम क्यों हो गई है। पुलिस द्वारा 1 बजे के बीच UCL प्लांट को फोन किया गया और वहां से 1:25 और 2:10 पर 2 बार आश्वासन दिया गया कि सब कुछ ठीक है, और फिर आखिरी कॉल पर बोला गया कि हमें नहीं पता कि क्या हुआ है सर। UCL और भोपाल के अधिकारियों के बीच समय पर सूचनाओं के मिसकम्युनिकेशन की कमी के कारण शहर के हमीदिया हॉस्पिटल को पहले बता दिया गया कि गैस लीकेज से अमोनिया होने का संदेह है। फिर अंत में उन्हें एक रिपोर्ट मिली कि ये MIC मिथाइल आइसोसाइनेट था, जिसके बारे में हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने कभी नहीं सुना था और ना ही इसके बारे में कोई तत्काल जानकारी थी उन्हें।
टैंक E610 से निकलने वाला MIC गैस लीकेज लगभग रात 2 बजे तक समाप्त हो गया। 15 मिनट बाद कंपनी के पब्लिक सायरन को कुछ समय के लिए बजाया गया। पब्लिक सायरन बजने के कुछ मिनट बाद एक UCL कर्मचारी और एक पुलिस कंट्रोल रूम में चले गए और दोनों ने लीकेज के बारे में सूचित किया और गैस के लीकेज की सारी जानकारियां दी। आपदा से जुड़े तर्क की 2 इंपॉर्टेंट लाइंस है। पहला, कॉर्पोरेट लापरवाही, अंडर मेंटेन्ड, अंडर ट्रेंड वर्कर, इक्विपमेंट फॉर सेफ्टी और डिकेइंग फैसिलिटीज यानी खस्ता हाल सुरक्षा के प्रति एक कमजोर रवैया। दूसरा, यूनियन कार्बाइड द्वारा श्रमिक तोड़फोड़। किसी ह्यूमन एफर्ट्स के बिना टैंक में इंटर करना फिजिकली अपीयरेंस से पॉसिबल नहीं था। एक्सटेंसिव एविडेंस और इंजीनियरिंग एनालिसिस इस कंक्लूजन की ओर ले जाते हैं कि पानी टैंक में प्रवेश करता है जब एक दुष्ट व्यक्ति ने टैंक के किनारे एक खाली वाल्व पर सीधे पानी की नली लगा दी। इसका पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि UCC यूनियन कार्बाइड कंपनी को दोष देने के लिए सरकार ने संभव छिपाने के लिए एक्सटेंसिव एक्शन लिया। हादसे के बाद यूनियन कार्बाइड कंपनी ने 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुआवजा दिया। कई लोगों ने इस मुआवजे को कम बताते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 7 जून 2010 को भोपाल की एक अदालत ने कंपनी के 7 अधिकारियों को दोषी करार दिया और 2 साल की सजा सुनाई, लेकिन सभी तुरंत जमानत पर रिहा हो गए। उस वक्त यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष वॉरेन एंडरसन को मुख्य आरोपी बनाया गया, पर एंडरसन हादसे के कुछ घंटों बाद विदेश भागने में सफल रहा। 1 फरवरी 1992 को भोपाल कोर्ट ने एंडरसन को फरार घोषित कर दिया। एंडरसन के खिलाफ कोर्ट ने 1992 और 2009 में 2 बार गैर जमानती वारंट भी जारी किया था, पर उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। बताया जाता है कि साल 2014 में एंडरसन फ्लोरिडा में गुमनामी की मौत मर गया। तो दोस्तों, अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। जय हिंद।